गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल एलआर के क्वेश्चन हो गए सबके? सारे क्वेश्चन हो गए? ओके ठीक है, चलिए। तो इसके साथ ये क्वेश्चंस आपके हो गए। तो बेस्ड ऑन स्टैचोमेट्री अब इसके साथ साथ जो आपको इक्वेशन ये सेंड किया है, मोल थर्ड पीडीएफ, मोल थर्ड का पीडीएफ सेंड किया था ना। हाँ, मोल थर्ड वाले पीडीएफ में रुकिए, एक बार फिर शेयर कर देता हूं मैं। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन स्टैचोमेट्री करेंगे एंड देन उसके बाद मोल्स हो गया यहाँ पे हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टैचोमेट्री, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर जो 63 है वहां से लेके क्वेश्चन बेस्ड ऑन लिमिटिंग रेजेंट 77। पहले कल के जो एक्सरसाइज दी थी, दोनों एक्सरसाइज में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वो डाउट पहले खत्म करते हैं एक्सरसाइज, देन इस एक्सरसाइज पे आएंगे एलआर के क्वेश्चंस पे। कोई डाउट नहीं है किसी को? E7 क्या है? E7 लिमिटिंग रेजेंट। पहला क्वेश्चन हुआ E1, E1 हुआ। Even the calculate the amount of nickel needed in the Mons process given below. If CO used in this process is obtained through a process in which 6 gram of carbon is mixed with 44 gram of CO2. कार्बन को मिक्स किया गया CO2 के साथ और फिर उस CO2, यहाँ पे एक रिएक्शन नहीं दी हुई है। E1 की बात कर रहा हूं मैं। कार्बन को पहले आप CO2 के साथ मिक्स करेंगे, वहां से CO बनेगा, और जो CO बना है, CO का जो फॉर्मेशन हुआ है, हाँ 63 to 77 जो है वो होमवर्क है, अभी अभी डिस्कशन करते हैं उसका, पहले ये डिस्कशन कर लें तब बताता हूँ। सो C प्लस CO2 ये हो जाएगा 2CO एंड आफ्टर दैट, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, एंड देन उसके बाद अगला इक्वेशन रखी है, वो दे रखी है Ni प्लस 4CO विच विल गिव NiCO। तो ये दो इक्वेशन है जिसमें से एक इक्वेशन ऊपर दे रखी है, दूसरी इक्वेशन नहीं दी है। NiCO 4CO which gives NiCO4। इस क्वेश्चन में करना क्या था? इस क्वेश्चन में आपको ये बोला था कि 6 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन जो है वो 6 ग्राम लिया गया है। दिस 6 ग्राम कार्बन इज मिक्स्ड विथ 44 ग्राम CO2, 44 ग्राम CO2 के साथ मिक्स किया गया। तो 6 ग्राम कार्बन को 44 ग्राम CO2 के साथ मिक्स किए तो कुछ CO बनेगा। कितना बनेगा वो निकालेंगे स्टैचोमेट्री का यूज करके, और जो CO का फॉर्मेशन हुआ है उस CO का आपको यहाँ पे यूज करना है। जो CO यहाँ बनी वही यहाँ पे आके यूज हो रही है। तो आगे आपसे क्वेश्चन ने पूछा है अमाउंट ऑफ निकेल कितना रिक्वायर्ड होगा इस प्रोसेस के लिए। तो जो CO बना वो यहाँ आएगा, तो उसके लिए कितना निकेल लगने वाला है, इसका अमाउंट भी निकालना है। तो अगर इसका अमाउंट हम मान ले x ग्राम, तो x ग्राम अगर यहाँ CO बन रहा है तो वही CO यहाँ पे आके यूज होगा x ग्राम, और उस x ग्राम के लिए निकेल कितना लगेगा जो कि है y ग्राम। तो फाइनली आपको निकेल निकालना है। तो क्या करेंगे बेसिकली, C प्लस CO2 2CO गिवन है, तो इसके लिए हम इक्वेशन का यूज करेंगे
स्टैचोमेट्री, मोल्स का रिलेशन यूज करेंगे कि इसका 1 मोल है, CO2 का 1 मोल है, दोनों मिलके C का 2 मोल बना रहे हैं। पहले LR देखेंगे कौन LR है, LR के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर जो प्रोडक्ट CO बनेगा वही CO यहाँ पे रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कितना निकल रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, क्लियर? जिसका आंसर नहीं आया वो सॉल्व कर लीजिएगा। E2 हो गया आपका, E3 भी हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर E3, E7 डाउट है, E7 ठीक है मैं बताता हूँ। E3 भी हो गया, ओके गुड। Then E4 है equal weight of X, Y are reacted to form the compound X2Y3। एक मिनट। हाँ, so equal weight of X and Y are reacted to form the compound X2Y3, then X is limiting reagent। तो दोनों के एटॉमिक वेट दिए गए और बोल रहा है दोनों का इक्वल मास आ गया, इक्वल वेट, तो लिमिटिंग रेजेंट कौन होगा? तो दोनों के मोल्स निकाल लो, दोनों के मास सेम है, m मान के, m डिवाइडेड बाय दोनों का ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट दिया ही है, दोनों के मोल्स आएंगे, और मोल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट करना है, और वहां से हमें ये निकालना है कि कौन होगा LR E4 के लिए। E4 में क्या होगा, 2x बनेगा प्लस 3y मिलेगा, रिएक्शन बैलेंस करके ही लगाना है, X2Y3 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। X2Y3 अगर x और y मिलके बना रहे हैं तो x 2 होगा, y 3 होगा, तो यहाँ इन दोनों को कंबाइन करके हमने X3 बना लिया, ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब इस बैलेंस इक्वेशन में आपको निकालना है कि x लिमिटिंग रेजेंट होगा या y होगा। तो लिमिटिंग रेजेंट निकालने के लिए क्या करते थे, मोल्स निकालते थे, मोल्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट थे, तो पहले मोल्स निकालेंगे, इक्वल मास दिया है तो इक्वल मास रख दीजिए। तो E4 में अगर हम मास ऑफ x एंड y मान लें m ग्राम, तो मोल्स ऑफ x कितने आएंगे, मोल्स ऑफ x हो जाएगा मास अपॉन GAM, m अपॉन कितना x के लिए गिवन है, एटॉमिक वेट 36। सिमिलर वे में मोल्स ऑफ y कितना हो जाएगा, मास अपॉन GAM, मास दोनों का सेम रखना है। सो बोल रहा है इक्वल वेट ऑफ x एंड y, एटॉमिक वेट 24, ये दोनों के मोल्स आ गए। अब इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y गिव्स X2Y3। तो कोफिशिएंट रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ x के लिए, x के लिए रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x के लिए रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा m अपॉन 36 मोल्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। जो रूल हमने पढ़ा वही लगाना है, मोल्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, उससे उसका रेशियो निकालेंगे, मोल्स है m अपॉन 36 और कोफिशिएंट है 2, यानी m अपॉन 72, ये रेशियो आया। रेशियो ऑफ y निकालेंगे, अगर रेशियो ऑफ y ये कितना हो जाएगा, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, तो मोल्स इसके कितने हैं, m अपॉन 24 एंड कोफिशिएंट कितना है इसका 3, m अपॉन 72, दोनों के लिए रेशियो सेम आ गया। अगर रेशियो सेम आ जाए तो LR कौन होगा, कैसे डिसाइड करते थे, जिसका मिनिमम रेशियो आए, लेकिन दोनों का रेशियो तो सेम आ रहा है, तो LR कौन होगा, LR कौन होगा बताइए, किसका डाउट है, ओम? LR कौन होंगे, दोनों ही होंगे, LR मतलब दोनों ही रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे। अगर रेशियो इक्वल आया तो इसका मतलब दोनों ही इक्वेशन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, यानी दोनों का एग्जैक्ट अमाउंट आपस में कंबाइन होगा और प्रोडक्ट बना देगा, तो कोई भी रिएक्टेंट बचेगा नहीं, X भी खत्म हो जाएगा, Y भी खत्म हो जाएगा।
तो दोनों ही रिएक्टेंट, अगर दोनों के लिए रेशियो सेम आ गया तो फिर दोनों ही रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएंगे कंप्लीटली। सो सेम रेशियो के रिस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं both reactant consumed completely at the end of the reaction. Both reactant consumed completely at the end of the reaction. तो कोई भी रिएक्टेंट नहीं बचेगा। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देख लीजिए आगे, ऑप्शन में आपको क्या क्या गिवन है। क्या X is limiting, Y is limiting reagent, no reactant is left over and mass of double the mass of X taken, none of this। तो बस ये पूछा है, तो A ऑप्शन गया, B ऑप्शन गया, C ऑप्शन में लिखा है नो रिएक्टेंट इज लेफ्ट ओवर, कोई रिएक्टेंट नहीं बचेगा, तो वो पॉइंट तो सही है। उसके साथ साथ भी एक और वर्ड लिखा है एंड मास ऑफ X2Y3 फॉर्म्ड इज डबल द मास ऑफ X। जो X2Y3 बनेगा वो X के मास के डबल होगा। जो मास यहाँ X2Y3 बनेगा वो X के मास के डबल होगा, ये लिखा है ना, मास ऑफ X2Y3 फॉर्म्ड इज डबल द मास ऑफ X टेकन। क्या ये करेक्ट है? सी ऑप्शन कैसे करेक्ट आएगा भाई? सी ऑप्शन में दो सेंटेंसेस है ना, पहला पार्ट दूसरा पार्ट एंड करके। पहला पार्ट तो करेक्ट है, बोथ रिएक्टेंट जो कंज्यूम हो रहे हैं वो कंप्लीटली कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ लिखा है एंड मास ऑफ X2Y3 फॉर्म्ड इज डबल द मास ऑफ X टेकन। क्या ये भी करेक्ट है? जो X2Y3 बनेगा यहाँ पे, ये रिएक्शन दिख रही है ना हमको, ये जो X2Y3 बन रहा है, क्या ये X के 2 टाइम्स बन रहा है टोटल मास के X के? कैसे बताइए, कैसे ये एग्जैक्टली इसका 2 टाइम्स बनेगा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, यस नो जो आप आंसर बता रहे हो कैसे आ रहा है? कैसे आपको पता कि X2Y3 का जो मास होगा वो 2 टाइम्स ऑफ X होगा? बताइए, जिसको भी आंसर समझ में आ रहा है बताइए, यस नो जितने भी लोगों ने आंसर किया। यस वाले यस का रीजन बताएंगे, नो वाले नो का रीजन। केवल पहला पोर्शन टिक समझ के पढ़ के तो आंसर टिक नहीं कर सकते ना, क्योंकि आंसर फिर नन ऑफ दिस भी हो सकता है। हमको क्या पता आंसर कौन सा है? पहला पार्ट तो सही है, बोथ रिएक्टेंट कंज्यूम कंप्लीटली। उसके बाद उसके आगे भी लाइन लिखी है मास ऑफ X2Y3 इज फॉर्म्ड इज डबल द मास ऑफ X टेकन। तो X का मास हमने कितना लिया था? m ग्राम, m ग्राम हमने लिया था। तो क्या X2Y3 जो बनेगा वो 2m ग्राम बनेगा? ऐसा ऐसा वो बोल रहा है लाइन में कि जो भी आपने X का अगर कुछ मास लिया तो X2Y3 उसका डबल बनना चाहिए। अक्षता क्या लिखा है आपने? 36 इंटू 2 72। अच्छा, और X2Y3 का मास 72 आ रहा है। मास ऑफ X2Y3 इज X इंटू 2 प्लस मास ऑफ Y इंटू 3। हाँ ठीक है, मास ऑफ Y इंटू 3 अगर GMM निकाल रहे हो तुम लोग, ठीक है GMM से कर लो, GMM से करोगे तो भी इक्वल नहीं आएगा। चलिए, तो क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे? जितने लोगों ने यस आंसर किया, यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, पहले देखो इधर समझो। अब इसको चेक करने के लिए हम मोल का रिलेशन, जो प्रॉपर मेथड है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे नेहा ने आंसर किया X2Y3 हम कर देंगे 2x प्लस 3 इंटू वाई, जो कि इक्वल नहीं आएगा, वो ऑब्वियसली इक्वल नहीं आएगा, लेकिन वो हम उनके मॉलिक्यूलर वेट को इक्वल कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल की बात ही नहीं कर रहा है वो, कि आपको कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास की बात नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है आपने अगर X का कुछ मास लिया तो X2Y3 जो बन रहा है वो उसका 2 टाइम्स बनना चाहिए। तो कुछ टेकन मास की बात कर रहा है, उनके मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन अलग होगा और जो मास बन रहा है वो अलग हो सकता है। क्योंकि जो मास बन रहा है, जो मास यहाँ X2Y3 का बनेगा, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं, जो X2Y3 यहाँ बनेगा
वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा इक्वेशन पे, स्टैचोमेट्री पे, कि आखिर X2Y3 कितना बनता है। तो इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो इसके M से इसका कितना बनेगा वो हमें निकालना पड़ेगा कि एक्चुअली X2Y3 कितना बन रहा है। अगर यहाँ इक्वेशन चेंज हो जाती, तो अगर ये इक्वेशन 3 होता या यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 होता, तो रिलेशन चेंज हो जाएगा कि 4 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो M मास से इसका कितना बनेगा। मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन नहीं लगाना है हमको, हमको ये बताना है कि X के मास से X2Y3 का कितना मास बन रहा है। तो मास निकालना है मतलब मोल्स का रिलेशन लगाएंगे स्टोइचियोमेट्री, और उसके बाद फिर हम मास का रिलेशन निकालेंगे। समझ रहे हो क्या क्या बोल रहा हूं, या गया ऊपर से? तो ये है 2x + 3y। देखिए अभी क्या लिखेंगे हम, अब अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री अगर हम बात करें, इसी को आगे सॉल्व करें, अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री हम क्या लिखेंगे, 2 moles of x gives 1 mole of X2Y3। ये लाइन तो करेक्ट है, ये इसी का यूज करना है स्टोइचियोमेट्री का, क्योंकि इक्वेशन केवल मोल का रिलेशन बताएगी, मास का डायरेक्ट नहीं बताएगी। तो 2 मोल x कितना देता है, 1 मोल X2Y3। अब 1 मोल x का मास कितना होगा, वो उसका ग्राम एटॉमिक मास होगा। वो कितना गिवन है x के लिए मास, कहां गया क्वेश्चन, 36। तो 2 मोल x का मास कितना हो जाएगा, 2 × 36 ग्राम। इतना ग्राम ऑफ x गिव्स, क्योंकि 1 मोल का मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास ना, डेफिनेशन सबने पढ़ी है। तो 1 मोल का मास 36 ग्राम होगा, तो 2 मोल का मास 2 × 36 ग्राम। तो 2 × 36 ग्राम ऑफ x गिव्स 1 मोल ऑफ दिस। 1 मोल ऑफ दिस का मतलब कितना मास हो जाएगा, ऐड कर देंगे, 2 × x के लिए 36 प्लस y के लिए 3 × y के लिए कितना दिया है, 24। 3 × 24 इतना ग्राम ऑफ X2Y3। ये हो जाएगा 72 ग्राम ऑफ x गिव्स, इसको ऐड कर लो 72, और ये भी कितना हो जाएगा 72, 144 ग्राम ऑफ X2Y3। अब 72 ग्राम x से 144 ग्राम X2Y3 बन रहा है, तो फिर 1 ग्राम ऑफ x से कितना बनेगा, 1 ग्राम ऑफ x कितना देगा, गिव्स 144 डिवाइडेड बाय 72, इतना ग्राम ऑफ X2Y3। तो अगर 1 ग्राम से इतना बनता है, तो m ग्राम अगर मैंने लिया x, तो m ग्राम ऑफ x गिव्स कितना दे देगा, m का मल्टीप्लाई हो जाएगा, m × 144 डिवाइडेड बाय 72, इतना ग्राम ऑफ X2Y3। और यानी m ग्राम ऑफ x से ही इसी को आगे सॉल्व कर लेंगे, ये 2 टाइम्स, तो कितना दे देगा, x ग्राम ऑफ x गिव्स, सॉरी m नॉट x, m लिया है ना, m ग्राम ऑफ x गिव्स 2m ग्राम ऑफ X2Y3, 2m ग्राम ऑफ X2Y3। तो 2m ग्राम आएगा, कि अगर आपने m ग्राम लिया तो 2m ग्राम, 100 लोगे 200, 72 था तो कितना आया 144। तो ये रिलेशन कहां से आया, समझ में आया, लाइन का मीनिंग समझ में आया क्या, कि अगर आपने x का ग्राम मास में लिया है, कुछ मास लिया, तो X2Y3 कितना बनेगा। तो ये जो लाइन है ये करेक्ट है, और ये कहां से, ये स्टोइचियोमेट्री के रिलेशन से आई। स्टोइचियोमेट्री हमने इक्वेशन का यूज किया है कि 2 मोल्स x कितना देता है, 1 मोल ऑफ X2Y3। इस इक्वेशन का स्टोइचियोमेट्री का हमने यूज करके देन मास का रिलेशन यूज किया है। इसमें किसी को कहीं भी किसी स्टेप में डाउट, किसी को भी डाउट है तो पहले पूछ लीजिए यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें समझ में आनी चाहिए इक्वेशंस में, ये हमेशा यूज होंगी। स्टोइचियोमेट्री में यही इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा स्टोइचियोमेट्री पूरे मोल कंसेप्ट में यूज होने वाला है, और सिर्फ मोल कंसेप्ट में नहीं बल्कि आगे जितना भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे हर जगह। रिएक्शंस लिखी दिखी, इसका मतलब रिएक्शन अगर बैलेंस्ड इक्वेशन है
तो वो आपको मोल का रिलेशन बताएगा। तो बैलेंस इक्वेशन से हमने मोल का रिलेशन लिखा है कि 2 मोल ऑफ x गिव्स दिस मोल ऑफ X2Y3। फिर उस मोल को मास में कन्वर्ट किया है। 2 मोल के मास को यहाँ पे 2 × 36 ग्राम लिखा और 1 मोल ऑफ X2Y3 का मास निकाला GMM, उसका GMM निकाला है जो कि ग्राम में आ जाएगा इतना। GMM हमेशा ग्राम में आता है, तो इतना ग्राम ऑफ X2Y3। अब उसके बाद यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं कि 72 से अगर 144 बनता है तो 1 से कितना बनेगा और m से कितना बनेगा। क्लियर? सो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। अभी समझ में आया क्या नेहा? अभी क्लियर है आपको? ओके, चलिए नेक्स्ट वन। दिस वाज A5 ना, नहीं A4। देन A5 0.5 mole of sulfuric acid is mixed with 0.2 mole of calcium hydroxide, the maximum number of moles of calcium sulfate। नोट करना है? ठीक है, नोट करो, जल्दी नोट करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों सिखाऊंगा मैं? नाम आ रहा है इम्पार्टस पे? किसमें? इनऑर्गेनिक के लेक्चर में? क्या वो खत्म हो गया क्या तुम्हारा नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर खत्म हो गया? अच्छा, हाँ नहीं, नॉमेनक्लेचर खत्म होने के बाद मुझे लेना था, स्टार्ट करना था। हाँ, टाइमिंग क्या है? टाइमिंग क्या है इनऑर्गेनिक में? क्या है? अरे इनऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे, पहले हम स्टार्ट करेंगे उसका क्वांटम नंबर्स एंड देन पीरियोडिक टेबल। 2:30 से क्लास है? 2:30 to 3:30? शेड्यूल में आया है क्या? तुम्हारे ग्रुप पे भी आया है? हाँ ठीक है, 2:30 से 3:30 है ना? कभी खत्म हुआ नॉमेनक्लेचर? कल खत्म हुआ क्या? ओके ठीक। हाँ नहीं, नॉमेनक्लेचर खत्म होने के बाद इनऑर्गेनिक करना हमको, केवल उसमें नॉमेनक्लेचर ही करना था। फिर बाद में जब ऑर्गेनिक आएगा देन अंकित सर वापस लेंगे। अभी इनऑर्गेनिक में हम पहले क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, देन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, देन केमिकल बॉन्डिंग। तो ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो क्वांटम नंबर्स करना है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बट टाइमिंग ये बताया नहीं इन्होंने पहले। उस टाइम पे मेरी दूसरी क्लास है, 2:30 से 3:30। ठीक है, चलिए अभी अभी ये करते हैं। अंकित सर ने बोला है जो नॉमेनक्लेचर का डाउट है वो लेने वाले हैं आज। नहीं तो अभी अंकित सर का क्लास हट गया है ना, इम्पार्टस से भी गया ना। हाँ तो फिर उनको शेड्यूल करना पड़ेगा वापस से लेक्चर, तो कैसे ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। आपको कोई डाउट्स है उसमें? कोई डाउट्स है उसमें नॉमेनक्लेचर में? सर यस्टरडे माय डाउट फ्रॉम मूल कंसेप्ट। हाँ मूल कंसेप्ट अभी कर रहे हैं ना, डाउट अभी क्लियर कर ले रहे हैं, पहले जो पूछ रहा हूँ वो बता दीजिए।
ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, आज फिर मैं अंकित सर को ही बोलता हूँ लेने को, जो डाउट है आज खत्म कर लेना नॉमेनक्लेचर, क्योंकि दूसरे बैच में मैंने अपना टाइमिंग बोला नहीं है, देखा नहीं था मैंने, तो आज मैं ले भी नहीं पाऊंगा, उस टाइम पे मेरी दूसरी क्लास रहती है, तो मैं उन बच्चों को आज टाइमिंग चेंज कर दूंगा। फिर कल से आपका जो 2:30 से 3:30 है, तो हम इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर लेंगे, और आज आप अपना नॉमेनक्लेचर खत्म कर लीजिए, जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, जो भी डाउट्स हैं, जितना भी पढ़ा है वो सब कंप्लीट कर लेना, फिर उसके बाद नॉमेनक्लेचर स्टॉप हो जाएगा, देन इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे फिर कल से। ओके, चलिए, हाँ बताइए, ये हो गया। नेक्स्ट किसका डाउट है, अभी कौन बोल रहा था? हाँ, क्या हुआ, सही आपने डाउट्स डाले हैं क्या डाउट ग्रुप पे? कौन से डाउट है तुम्हारे नहीं क्लियर हुए हैं? कहाँ भेजा है तुमने? हाँ, डाउट ग्रुप पे ही बोल रहा हूँ ना। इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स? कौन से इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स? एक टाइम पे एक ही चैप्टर स्टार्ट होगा ना भाई, 2 चैप्टर कैसे होगा? हाँ, आते हैं E5 पे। इनऑर्गेनिक में स्टार्ट करेंगे क्वांटम नंबर्स, क्या स्टार्ट होगा उसका टेंशन मत लो, स्टार्ट होगा, समझ में आ जाएगा। E5 में क्या है, E5 इज 0.5 मोल ऑफ H2SO4 is mixed with 0.2 मोल ऑफ CaOH का होल ट्वाइस। 0.2 मोल ऑफ CaOH का होल ट्वाइस। 0.2 मोल ऑफ CaOH का होल ट्वाइस। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो इसकी इक्वेशन आपको कैल्शियम सल्फेट, अब ये एसिड बेस रिएक्शन है, H2SO4 क्या है, एसिड, और ये आपने 10th में 9th में पढ़ी है कि एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट, वाटर। दिस इज सॉल्ट, दिस इज वाटर, बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब उसके बाद यहाँ पे हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम सल्फेट, तो ये तो बैलेंस है, CaSO4 H2O बैलेंस करना है, 2H तो ये हो जाएगा 2H2, ये हो गई बैलेंस। आपको पूछा है 0.5 मोल ऑफ H2SO4 इज मिक्स्ड विद 0.2 मोल ऑफ CaOH का होल ट्वाइस, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स, तो कैल्शियम सल्फेट के मैक्सिमम मोल्स कितने बनेंगे? तो LR देखेंगे, कौन है LR, रिएक्शन बैलेंस कर ली हमने, एक कैल्शियम एक सल्फेट और हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब बैलेंस हो गया। अब हमें बस ये देखना है कि ओवरऑल LR कौन है, और जो LR होगा उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। तो LR के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा दिख रहा है, रेशियो निकालेंगे, यहाँ 0.5 डिवाइड बाय 1, यहाँ 0.2 डिवाइड बाय 1, क्या करते हैं, मोल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, मोल्स गिवन है 0.5, कोफिशिएंट 1, यहाँ 0.2, कोफिशिएंट 1, तो H2SO4 के लिए रेशियो आएगा 0.5, CaOH के होल ट्वाइस के लिए रेशियो आएगा 0.2, तो यहाँ आया है 0.2, तो कौन होगा LR, जिसमें मिनिमम वैल्यू आती है, तो मिनिमम वैल्यू इसमें यही होगा LR, और ये अगर LR है तो प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग बनेगा। अब प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग अगर बन रहा है, तो यहाँ कितना मल्टीप्लाई है, 1, ये तो दिख ही रहा है, तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो इसके 0.2 से इसका कितना बनेगा, 0.2 मोल, बस यही लाइन लिखनी है कि 1 मोल ऑफ CaOH का होल ट्वाइस, 1 मोल ऑफ CaOH का होल ट्वाइस गिव्स 1 मोल कैल्शियम सल्फेट, तो 0.2 मोल से कितना बनेगा, 0.2 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स 0.2 मोल ऑफ कैल्शियम सल्फेट। दिस वाज माय डाउट क्वेश्चन, बाप रे।
An atom of element Y weight this, calculate the number of gram atoms, number of moles. ये नहीं हुआ, ये कहाँ भेजा है आपने? डाउट ग्रुप पे तो नहीं दिखा मुझे। चलिए ठीक है, बताता हूँ भाई। ये समझ गए E5, चलिए E7 कर लेते हैं। E7 काफी लोगों का डाउट है। In a certain of 358 gram of TiCl4 is reacted with 96 TiCl4। क्या हुआ? लास्ट वाला भी नोट करना था? चलो ये भी नोट कर लो भाई, ये तो सिंपल है ना एकदम। नोट करो, नोट करो। डन। चलिए, so next one is TiCl4 is reacted with Mg. Calculate percent yield of Ti if 32 gram of Ti is actually obtained. Ti को ऑब्टेन करना है, मतलब यहाँ पे रिएक्शन क्या बन जा रही है? MgCl2, और Ti को हमने अलग कर दिया। रिएक्शन आपको गिवन तो है नहीं, बट बोल रहा है कि TiCl4 को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया तो Ti जो बन रहा है वो कितना ऑब्टेन हो रहा है। तो ये मतलब Ti जो ऑब्टेन हो रहा है, मतलब Ti प्रोडक्ट के फॉर्म में अलग हो जाएगा और MgCl2 को अलग कर लिया। अब रिएक्शन को बैलेंस करें अगर, तो यहाँ Cl4 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 करना पड़ेगा और इसको 2Mg करना पड़ेगा। तो Mg बैलेंस हो गया, Cl बैलेंस हो गया, Ti बैलेंस हो गया। अब एक बैलेंस इक्वेशन में हम स्टैचोमेट्री यूज कर सकते हैं। सो TiCl4 आपको गिवन है 358 ग्राम। 358 gram of TiCl4 is reacted with 96 gram of Mg. So 358 gram of TiCl4 is reacted with 96 gram of Mg. Calculate percent yield of Ti if 32 gram of Ti actually formed. परसेंट यील्ड बताना है। परसेंट यील्ड हम पढ़ चुके हैं। पहले तो हम रिएक्शन से ये निकालेंगे कि रिएक्शन के अकॉर्डिंग यानी टीआई थ्योरेटिकली कितना बन रहा है। आपको क्या समझाया था कि रिएक्शन देख के जो प्रोडक्ट का अमाउंट निकलता है वो क्या बताता है कि थ्योरेटिकली कितना हमको प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली करेंगे तो एक्सपेरिमेंटली कुछ जो प्रोडक्ट होगा वो कम मिलेगा, और एक्सपेरिमेंटली टीआई जो बन रहा है वो आपको अमाउंट दिया है। बोल रहा है टीआई एक्चुअली इज ऑब्टेन 32 ग्राम। तो एक्चुअल ऑब्टेन जो टीआई है यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर मैं बात करूं तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ टीआई आपको गिवन है, क्योंकि वो एक्चुअल वैल्यू बोल रहा है क्वेश्चन में। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। और इस रिएक्शन की हेल्प से अगर यहाँ पे मुझे मास निकालना है, इसको मैं मान लेता हूं x, इसको मैंने एज्यूम कर लिया है x। ये x की वैल्यू जो भी आएगी वो क्या होगा? थ्योरेटिकल। और थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल जब दोनों वैल्यूज पता है तो परसेंट यील्ड का फॉर्मूला लगा लेंगे, एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल इंटू 100 वाला, और परसेंट यील्ड आ जाएगा। समझ में आया? पहले क्वेश्चन समझ में आया सबको ये? अब देखिए आगे आपको क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। टीआई, एटॉमिक, एमजी, बस, बाकी और कुछ चीजें नहीं। तो अब इक्वेशन का यूज करेंगे स्टैचोमेट्री का। स्टैचोमेट्री से स्टार्ट करेंगे और उससे पहले हमें एलआर निकालना पड़ेगा, तो पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो स्टैचोमेट्री लगाने से पहले कि प्रोडक्ट कितना बनेगा टीआई, उसके लिए हमें एलआर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें रिएक्टेंट के मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मोल्स ऑफ TiCl4 क्या होगा? मास अपॉन जीएमएम। मास कितना है, कितना लिया गया है? 358 ग्राम। 358 ग्राम लिया है, क्वेश्चन में दिया है। और जीएमएम निकालो TiCl4 का कितना होगा। तो टीआई का एटॉमिक वेट ब्रैकेट में आपको दे भी रखा है 48, Cl का हो जाएगा 4 है, तो 4 इंटू 35.5, ये आ गया जीएमएम। जीएमएम वगैरह तो कैलकुलेट करना आता है ना सबको। तो यहां से अगर मोल्स निकाले तो आ जाएगा 358 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 70 इंटू 2 140, 140 प्लस 48 तो 188।
करेक्ट है ये। 188 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए और यहां से मोल्स ऑफ TiCl4 आएगा। सिमिलरली मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, दो रिएक्टेंट है हमारे पास और दोनों ही रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हमको क्या कर रहे हैं, मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो Mg के लिए क्या लिखा जाएगा, मास अपॉन GMM। मास कितना गिवन है Mg का, 96 ग्राम, और GMM Mg का कितना, 24। कैंसिल आउट करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसके मोल्स आए 4 और ऊपर वाले के मोल्स कितने आ रहे हैं, 188 नहीं 90, कितना दिया, 40-80 दिया है ना। अच्छा वो 72, हाँ ठीक, हाँ ठीक है ठीक है। 35.5 इंटू 4 वो 172 हो जाएगा प्लस 48, 142 प्लस 48 तो ये हो जाएगा कितना, 190। अब ये 190 से इसको कैंसिल आउट किया तो कितना आ रहा है, 1.88, 1.88। सो 358 ग्राम TiCl4 था और 96 ग्राम Mg, 96 ये ना, हाँ ठीक। तो इसके मोल्स 1.88, इसके मोल्स 4। जब भी मास गिवन हो, मास गिवन है या मास निकालना है, आप मास का डायरेक्ट रिलेशन नहीं लगा सकते, आपको स्टैचोमेट्री यूज करने के लिए मोल्स चाहिए। तो मोल्स आए 1.884। अब निकालेंगे रेशियो, अगला स्टेप। तो जब रेशियो ऑफ TiCl4 दोनों रिएक्टेंट के लिए, दो रिएक्टेंट है हमारे पास, तो रेशियो ऑफ TiCl4 क्या आएगा, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट। मोल्स 1.88, कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये वैल्यू तो 1.88 ही आई। देन नेक्स्ट रेशियो ऑफ TiCl4 के बाद रेशियो ऑफ Mg, रेशियो ऑफ Mg मैग्नीशियम, ये भी आ जाएगा मोल्स अपॉन कोफिशिएंट। जो LR का फॉर्मूला लिखवाया है, LR कैसे कैलकुलेट करते हैं बस वही कर रहे हैं और कुछ नया नहीं कर रहे हैं। मोल्स इसके आए 4, कोफिशिएंट है इसका 2। दोनों में मिनिमम वैल्यू कौन है, TiCl4, सो दिस विल बी LR। इतना समझ में आया। अब ये समझ में आ गया कि LR है TiCl4, यानी प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा, Ti के अकॉर्डिंग। अब Ti के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। सो हमारे पास मोल्स कितने आए हैं, सो प्रोडक्ट will form according to LR, product will formed according to LR, limiting reagent, product will form according to LR। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट जो बन रहा है वो LR के अकॉर्डिंग बन रहा है, तो हम LR हमारे पास TiCl4 है। अब इक्वेशन यूज करो, 1 mole of TiCl4, 1 mole of TiCl4 gives 1 mole of Ti। स्टैचोमेट्री यूज किया, दोनों जगह कोफिशिएंट 1 1 था, तो 1 मोल ऑफ TiCl4 gives 1 मोल ऑफ Ti। तो 1.88 मोल से कितना बनेगा, कितना TiCl4 के मोल्स निकाले थे हमने, 1.88 ना। तो 1.88 मोल्स ऑफ TiCl4 gives 1.88 मोल्स ऑफ Ti, यानी आपके पास Ti कितना बनेगा, एक्चुअल में प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये Ti के मोल्स आ गए, कितना Ti बनना चाहिए। सो थ्योरेटिकल वैल्यू यहां से आपको मिलेगी, ये तो मोल्स आए हैं, तो मोल्स ऑफ Ti आपको पता है, तो मास निकालना पड़ेगा। सो मोल्स ऑफ Ti इज इक्वल टू क्या लगा देंगे, मास अपॉन Gm, जहां से मास निकाल सकते हैं। Ti के मोल्स कितने हैं 1.88, मास आपको निकालना है x। Gm कितना दिया था Ti का 48 ना, टाइटेनियम 48, तो यहाँ x को मल्टीप्लाई कर लो, 48 इंटू 1.88, इतना मास आ जाएगा, इतना ग्राम।
ये आ जाएगी हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ टी आई। यानी थ्योरेटिकली हमने कैलकुलेट किया रिएक्शन का यूज करके, स्टैचियोमेट्री का यूज करके थ्योरेटिकली हम निकाल रहे हैं कि एक्चुअल में कितना टीआई बनना चाहिए। तो पहले हमने एलआर निकाला, एलआर था TiCl4, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट निकाला कि प्रोडक्ट टीआई कितना बनना चाहिए, और फिर उस प्रोडक्ट टीआई का मास निकाल रहे हैं जो कि थ्योरेटिकल वैल्यू होगा। मल्टीप्लाई करो इसको 4 इंटू 48 इंटू 1.88, कितना आ रहा है 90 के अराउंड, 90.24, 90.2, ठीक है। चलिए, तो ये वैल्यू आ गई 19.2 ग्राम, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो हमने पढ़ा था कि जब हम एक्सपेरिमेंटली करेंगे इस रिएक्शन को, हमने डिस्कशन किया था पहले परसेंट यील्ड पढ़ते टाइम, कि जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो एक्चुअल अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हमको उतना मिलता नहीं है। तो थियोरेटिकली देखिए बनना चाहिए 90.2 ग्राम टीआई, लेकिन एक्चुअल में जो टीआई है वो कितना बन रहा है एक्सपेरिमेंटली, कितना गिवन है क्वेश्चन में, 32 ग्राम। बनना चाहिए 90 ग्राम, बन रहा है केवल 32 ग्राम। तो फिर यानी परसेंट यील्ड कम हुई है, तो अब हम निकालेंगे परसेंट यील्ड। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब आगे आप आगे वैल्यूज रख लीजिए, परसेंट यील्ड कैलकुलेट कर लो सब लोग। तो थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ टीआई या थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ टीआई, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ टीआई कितना है 90.2 ग्राम, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको पता है जो क्वेश्चन में गिवन है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ टीआई विच इज 32 ग्राम, 90 ग्राम 32 ग्राम। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे परसेंट यील्ड। तो परसेंट यील्ड इज इक्वल टू थ्योरेटिकल अपॉन, सॉरी एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल इंटू 100, एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल इंटू 100। एक्सपेरिमेंटल 32, थ्योरेटिकल कितना 90.2 इंटू 100। इसको सॉल्व करिए, परसेंट यील्ड देखिए कितना आ रहा है। परसेंट यील्ड 90 रख लो, 90 से आंसर, हमको केवल ऑप्शन से देखना है, ऑप्शन एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते मत बैठो कि लेंदी हो रहा है। अभी ऑप्शन के आसपास आना चाहिए आंसर। जैसे ऑप्शन देखिए, एक 35 है, एक 66 है, एक 100 है, एक 60 है। तो आपका वैल्यू 90 रख के, 90.2 को 90 रख के भी निकाल सकते हो, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, आंसर पता चल जाएगा। तो ये कैंसिल आउट किया तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स 27, 50, 50, 35, तो 35 पॉइंट समथिंग, मतलब ए ऑप्शन, इसके आसपास आंसर आ जाएगा, मींस ए ऑप्शन। तो एग्जैक्ट 90.2 रख के ऐसा डिवाइड नहीं करना है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा, हमें ये देखना है बस कि हमारा किसके आसपास आंसर आएगा, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, क्लियर सबको? ओके, चलिए, ये हो गया सेक्शन ई। ठीक है, सेक्शन ई से पहले एक डाउट सही का है वो भी बता देता हूँ, फिर आगे आते हैं सेक्शन, और क्या दिया था सेक्शन ई के साथ, सेक्शन डी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। एन एटम ऑफ सम एलिमेंट वाई वेट दिस, एन एटम ऑफ सम एलिमेंट वाई वेट दिस, जो आपने सही ये लिखा है, एन एटम ऑफ सम एलिमेंट वाई वेट दिस, वो क्या यूनिट है, कुछ ग्राम एएमयू क्या है वो, वेट दिस मतलब 6.644 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम एएमयू कुछ दिया है, कुछ तो दिया होगा ना, केवल ये नंबर है, ग्राम में दिया है। ठीक, तो ग्राम में दिया है, तो अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए
कि किसी एलिमेंट के किसी एटम का, एक एटम का, एन एटम ऑफ सम एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है उसका एक एटम लिया और उसका वेट है इतना ग्राम, यानी मास ऑफ वन एटम आपको गिवन है, मास ऑफ वन एटम विच इज इक्वल टू 6.644 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। ये एक एटम का मास है। आपको पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम। ग्राम एटम का मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है इन 40 kg, इन 40 kg, इन 40 kg। ठीक है, तो टोटल 40 kg में कितने मोल्स होंगे। अभी एक एटम का मास आपको गिवन है दिस ग्राम। अब हमने क्या पढ़ा है कि एक एटम के मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एएमयू में। पढ़ा है हमने एक एटम के मास को एएमयू में, और जो मैग्नीट्यूड होता है वही जीएम होता है। तो देखो मोल्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है तो पहले मोल्स निकालने के लिए आप फॉर्मूला लिख सकते हो, क्योंकि मास गिवन है तो मास अपॉन जीएम। मास तो हमें पता है 40 kg मतलब 40 इंटू 1000 ग्राम में रखा जाएगा। अब हमको उसके साथ साथ क्या चाहिए, जीएम चाहिए, तब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। सो मोल्स, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो जीएम निकालना पड़ेगा। मास तो पता है, अब जीएम कैसे निकालेंगे, तो इसके मास ऑफ वन एटम ग्राम में गिवन है, इसको कन्वर्ट करो एएमयू में। मास ऑफ वन एटम कितना दिया है, 6.644 10 की पावर -23 ग्राम। एएमयू में कैसे कन्वर्ट होगा, क्या पढ़ा था, वन एएमयू इज इक्वल टू 1/Na ग्राम पढ़ा है हमने, अगर याद हो। तो इसी रिलेशन को अगर 1 ग्राम लिखना हो तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NaAMU। AMU 1 ग्राम इज इक्वल टू NaAMU। ठीक है, क्योंकि इस ग्राम को एएमयू में कन्वर्ट करना है। तो देखो मास ऑफ वन एटम फिर क्या लिखा जाएगा, 6.644 10 की पावर -23, और एएमयू, और ग्राम की जगह एएमयू रख दीजिए, यानी Na का मल्टीप्लाई हो जाएगा। Na का मल्टीप्लाई हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एएमयू में। आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे ना मास ऑफ वन एटम। ये 6.64 6.022 10 की पावर 23 -24, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये एक एटम का जो भी मास आएगा एएमयू में वो उसका जीएम हो जाएगा ग्राम में, क्योंकि हमने तीन चीजें पढ़ी थी एकदम स्टार्ट, मास ऑफ वन एटम, एटॉमिक मास, एंड उसके साथ साथ जीएएम। कितना आ रहा है, 40। चलो तो 40 एएमयू। तो अगर एक का मास 40 एएमयू है तो इसका जीएएम कितना होगा, ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा। तीन चीजें हमने पढ़ी थी, मास ऑफ वन एटम, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। सबका मैग्नीट्यूड सेम होता था, यूनिट अलग अलग होती थी। मास ऑफ वन एटम होता था 40 एएमयू अगर है तो एटॉमिक मास लिखा जाएगा ओनली 40, और ग्राम एटॉमिक मास होगा 40 ग्राम। तो मास ऑफ वन एटम 40 एएमयू है, इसका मतलब जीएएम कितना होगा, जीएएम विल बी 40 ग्राम। तो इसका जीएएम 40 ग्राम होगा। अब ये जीएम आ गया, यहां रख दो, जीएम की जगह 40, 40 से 40 कैंसिल आउट, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 1000। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, तो 1000 आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या क्या किया।
मोल्स निकालने हैं ना, ग्राम एटम, नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, मास अपॉन जीएमएम। मास अपॉन जीएम निकालने के लिए हमने पूरा ये कैलकुलेट किया है, यहाँ से जीएम आया 40, इस 40 को उठा के यहाँ पे रख देंगे, जीएम की जगह 40, 40 से 40 कैंसिल आउट, तो 1000 आंसर। नंबर ऑफ मोल्स यानी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स जो आएगा वो आएगा 1000। क्लियर? चलिए अभी आ जाइए आगे, सेक्शन डी। सेक्शन डी भी दिया था, सेक्शन डी में कौन सा, सारे क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। सारे हो गए, वेरी गुड। चलिए तो इसके बाद मैंने होमवर्क क्या बताया, ये बुकलेट वाला पोर्शन तो हो गया, जो थर्ड पीडीएफ सेंड किया है ना, इसमें एक्सरसाइज सेकंड में कहां से कहां तक, क्वेश्चन नंबर 63 अभी शेयर किया है पीडीएफ, क्वेश्चन नंबर 63 से, जो मोल थर्ड वाला पीडीएफ है, क्वेश्चन नंबर 63 टू 77 होमवर्क है, 63 टू 77। 63 पे टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टैचोमेट्री, और 71 से पहले टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, हो जाएगा सबसे, मैं डाल दूंगा एक बार ग्रुप पे भी, ट्राई करिएगा। एक्सरसाइज सेकंड है, एक्सरसाइज सेकंड में पेज नंबर है इसका, पेज नंबर भी अगर नोट करना है, पीडीएफ का पेज नंबर 43, पीडीएफ का पेज नंबर 43 नोट कर लीजिए, पीडीएफ का पेज नंबर 43 एक्सरसाइज सेकंड में है। ये आज का होमवर्क रहेगा, ये सब लोग कंप्लीट करिएगा, और कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड फिर इनऑर्गेनिक की क्लासेस, क्वांटम नंबर्स, वो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या है, अभी क्या उसका डिस्कशन करना। मैं अंकित सर को बोल देता हूँ फिर आज की क्लास लेने को। मोल कंप्लीट नहीं हुआ है भाई, सेकंड क्लास की बात कर रहा हूँ, सेकंड क्लास में क्वांटम नंबर्स, फर्स्ट क्लास में तो मोल ही चलेगा ना, फिजिकल में तो मोल ही है, फिजिकल में अभी कहाँ कंप्लीट हो जाएगा मोल। ओके चलिए बाय। बहुत दिन चलेगा।